गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले वीडियो में हमने HTML का फर्स्ट पार्ट बताया था। अब इस वीडियो में हम HTML का सेकंड पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ HTML बताया था, जिसमें बेसिक जो टैग थे उसके वो बताए थे। इसमें HTML टैग था, हेड टैग था, बॉडी था और टाइटल टैग था। ये 4 टैग हमने बताए थे। अब उसमें आगे आता है एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होता है? तो एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल यूनिट। एक एलिमेंट जो होता है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है। ये कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। एन एलिमेंट हैज 3 पार्ट्स, एक तो स्टार्टिंग टैग, दूसरा एंडिंग टैग और तीसरा कनेक्ट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग। कंटेंट जो उसके बीच में लिखे होते हैं स्टार्ट और एंड टैग के, वो कंटेंट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, टाइटल टैग लिखा है, टाइटल टैग स्टार्ट किया, फिर टाइटल टैग बंद किया एंड में, और उसमें बीच में लिख दिया कोई माई फर्स्ट पेज। तो टाइटल जो शुरू किया है वो स्टार्टिंग टैग कहलाएगा। ये स्टार्टिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और ऐसे ही ये जहाँ पर ये बंद किया है ये टाइटल टैग, ये एंड टैग है या क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं इसको, और ये बीच में लिखा हुआ है वो कंटेंट है, और ये पूरा जो है वो एलिमेंट है। यानी टाइटल शुरू करने से लेकर के टाइटल बंद करने तक पूरे को एलिमेंट है। ओके, अब एलिमेंट 2 तरह के होते हैं, या टैग कह सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट और टाइप्स ऑफ टैग भी हो सकता है, ये किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं। एक तो होता है कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग, और दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट कौन से होते हैं? दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्स ए स्टार्टिंग एज वेल एज द एंडिंग टैग। यानी कंटेनर एलिमेंट वो होते हैं जिनको स्टार्टिंग के साथ साथ एंडिंग टैग की भी आवश्यकता होती है। जैसे HTML टैग है, इसको स्टार्ट किया, इसको बंद भी करना पड़ेगा। हेड टैग है, इसको बंद करना आवश्यक ही आवश्यक है, मतलब शुरू किया तो बंद करने ही पड़ेंगे। टाइटल टैग है, इसको बंद करना ही होगा। बोल्ड टैग है, इसको भी बंद करना होगा। सेंटर है, यहाँ पर सेंटर को भी बंद करना होगा, ये यहाँ पर स्लैश लगना रहेगा शायद से। ओके, दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट्स। तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर जस्ट ए स्टार्टिंग टैग, नॉट एन एंडिंग टैग। एम्प्टी एलिमेंट्स वो होता है जिसको केवल स्टार्टिंग टैग की आवश्यकता होती है, एंडिंग टैग की जरूरत नहीं होती, यानी इसका एंडिंग टैग होता ही नहीं है, तो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे PR टैग है, PR के लिए यूज होता है ब्रेकिंग लाइन के लिए, ब्रेक के लिए, यानी लाइन ब्रेक करने के लिए PR टैग का यूज करते हैं। ऐसे HR है, एक HR टैग है, ओरिएंटल रूल के लिए यूज किया जाता है। ऐसे IMG टैग है, इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इनका एंडिंग टैग है ही नहीं, तो ये एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाएंगे। यानी कि जिसके एंडिंग टैग नहीं है वो एम्प्टी एलिमेंट्स है, और जिसका एंडिंग टैग है वो कंटेनर एलिमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैग, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। तो वो भी बात एक ही है। तो वो ही है कि जिस एलिमेंट को स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चीज चाहिए टैग, तो वो कंटेनर कहलाता है, और जिसको केवल स्टार्टिंग टैग की आवश्यकता है वो एम्प्टी कहलाता है, जिसका एंडिंग टैग होता ही नहीं। अब इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो हम पहले बता चुके हैं, किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है। तो किसी भी टैग का वो स्पेसिफिकेशन बढ़ा देता है एट्रीब्यूट, इसलिए यूज किया जाता है। तो अब इन टैग जो हमने यूज किए हैं उनके साथ साथ उनके एट्रीब्यूट्स भी बताएंगे। जैसे पहला एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML टैग आता है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML टैग में पहला दिया हुआ है लैंग एट्रीब्यूट, LANG, लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग स्पेसिफाइज द लैंग्वेज यूज्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। यानी कि ये हमारा लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है जो हम डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे विद इन द डॉक्यूमेंट। कुछ लैंग्वेज के कोड दिए, जैसे इसको एग्जांपल दिया HTML, फिर LANG लिखो इक्वल टू फिर EN।
उसका जो कोड है, इंग्लिश का जैसे कोड ई एन है तो कोड लिख देंगे। कुछ कोड इसमें नीचे दिए हुए टेबल में, जैसे दिया हुआ है ई एन फॉर इंग्लिश, ई एन यू एस फॉर यूएस, इस तरह से, एफ आर फॉर फ्रेंच, डी फॉर जर्मन, ए आर फॉर अरेबिक, जेड एच फॉर चाइनीज, एच आई फॉर हिंदी। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है कि अगर हम इसको इंग्लिश ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस लैंग्वेज में लोड होगा उसी लैंग्वेज को हम यहाँ पर HTML के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज में लोड होगा तो इससे ज़्यादा लैंग्वेज बदली जा सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये केवल इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आपने लोड किया होगा तो उसकी लैंग्वेज वही रखी रहेगी वहाँ पर, HTML LANG इक्वल टू। अब मान लो हम डी करना चाहें तो हमारा काम नहीं करेगा, वो इंग्लिश में ही रहेगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते हैं। तो बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। पहला होता है एक बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड कलर, जैसे हमने अभी ये हमारी बॉडी मान लिया है कि हमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वाइट वाइट, और उसके ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है, ब्लैक रेड से, तो वो सब बॉडी में लिखा हुआ है। तो हमारी बॉडी का जो कलर आ रहा है पीछे वाइट आ रहा है, तो हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, तो हम लगाएंगे उसके लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। लगाएंगे कैसे, एग्जांपल इसका दिया हुआ है, बॉडी स्पेस देकर बीजी कलर लिखेंगे, COLOR कलर की स्पेलिंग लिखेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी कलर हम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ब्लू, वाइट, ब्लू लेना चाहे ब्लू, या येलो लेना चाहें, पिंक लेना चाहें, वायलेट लेना चाहें, जो भी कलर हम लेना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। पहली चीज़। अब जैसे हमने टेक्स्ट कलर, देखो हमारा कहीं पर लाल हो रहा है, कहीं पर हमारा जो है ब्लैक हो रहा है, तो हम टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसी के लिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देखो टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी बॉडी, तो फिर ये लगा दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू पिंक, तो इसका कलर जो हमारा पिंक, यानी कि जो लिखे हुए का कलर पिंक हो जाएगा, बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लू आएगा। तीसरी चीज आती है इसमें लिंक कलर। ठीक, यहाँ हमारे यहाँ 3 टाइप की लिंक होती है। एक तो होता है लिंक, एक होता है एक्टिव लिंक, एक होता है विजिटेड लिंक। पहले तो लिंक को समझो, लिंक कैसी होती है। जो हम लिंक को हाइपर लिंक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम इंटरनेट पर काम करते हैं, हमने कोई चीज़ सर्च की तो हमारी बहुत सारी साइटें खुल जाती हैं। गूगल में सर्च करने पर बहुत सारी साइटें खुल जाती हैं, तो वो सब जो है ब्लू कलर की आ रही होती है। और किसी पे भी अगर आप अपना माउस ले जाएंगे तो वहाँ पर हैंड बन जाता है उसकी जगह पर, इसका मतलब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ और खुल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द लिंक। पहली चीज़ तो ये कि वो सब लिंक होती है जिस पर हम अपना हैंड ले जाएंगे और हैंड ले जाने के बाद वो खुल जाए, कोई दूसरी चीज़ खुले तो वो लिंक या हाइपर लिंक होते हैं। अब उनका कलर हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि 3 तरह की लिंक होती है, एक्टिव लिंक होती है और विजिटेड लिंक होती है। पहले तो ये समझो लिंक क्या है। तो लिंक जो हमने, जैसे हमने उसको सर्च किया, मान लो हमने सर्च किया HTML, तो HTML से रिलेटेड बहुत सारी साइटें दिखाएगा, वो बहुत सारी, और मैं किसी पर भी क्लिक करोगे तो खुल जाएगी, लेकिन हमें खुला नहीं है, वो सब लिंक दिखा रहा है। तो उनका जो कलर होता है वो शुरुआत में ब्लू होता है। तो जो उसका कलर है वो ब्लू है, जो अब तक विजिट नहीं की गई है, उस पर क्लिक नहीं किया गया, वो लिंक है। तो लिंक का कलर जो है वो ब्लू कलर का समय ब्लू होता है। अब एक्टिव लिंक क्या होती है, हम जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक एक्टिव हो जाती है और उसका कलर फ्रैक्शन सेकेंड्स के लिए रेड हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो काम करेगा। तो आपने क्लिक किया और रेड हुआ और अगली साइड खुल गई, आपको पता ही नहीं चला। तो फ्रैक्शन सेकेंड्स के लिए वो रेड होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपने वो इस समय एक्टिव हो गई। अब आपने वो दूसरी वाली साइड खुल गई, दूसरी वाली साइड खुलने के बाद आपने उसको जो काम था वो कर लिया। उसके बाद आपने ऊपर बैक बटन होता है, वहाँ पर बैक बटन दबा दिया। बैक बटन दबाने से क्या होगा कि वो वापस उस पेज पे आ गया, इस पेज से आपने क्लिक किया था। अब जब वो वापस पेज पर आया तो उस जो लिंक तुमने खोल चुके थे उसका कलर बदल जाएगा, वो रजिस्टर्ड लिंक कहलाएगी। अब उसका कलर बदल कर बैगनी हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा उसका।
यानी लिंक का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, एक्टिव लिंक का कलर जो होता है वो रेड होता है, और जो विजिटेड लिंक होती है यानी कि वापस जिस पर आई उसका कलर जो है वायलेट होता है, सॉरी पर्पल होता है उसका कलर, बैगनी कलर पर्पल होता है उसका कलर, ठीक है, वायलेट नहीं है, पर्पल कलर होता है। अब इनका कलर हम चेंज कर सकते हैं, तीनों का कलर, जैसे हमने लिखा बॉडी लिंक इज इक्वल टू ग्रीन। अगर हम अपनी कोई हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे HTML के अंदर तो उसका लिंक कलर जो है सब ग्रीन होगा। ऐसे हम उसका एक्टिव लिंक कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी ए लिंक इज इक्वल टू हमने कर दिया ऐसा ब्लू, तो अब उसका एक्टिव जब होगी लिंक तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब जैसे बॉडी वी लिंक इज इक्वल टू येलो लिख दिया, तो जब वो विजिट करके वापस आएंगे वहाँ पर तो उसका कलर अब येलो हो जाएगा। वैसे तो पर्पल होता है, पर्पल नहीं होगा तो येलो हो जाएगा। इसको हम दिखा देंगे अभी करके। फोर्थ पॉइंट इसका आता है सेटिंग मार्जिन। मार्जिन सेट कर सकते हैं, जैसे हम लेफ्ट से और टॉप से, यानी कि जो हम मार्जिन क्या होता है कि पेपर के एज से लेकर के लिखने वाले टेक्स्ट के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं, ऊपर से भी और लेफ्ट से भी, टॉप और लेफ्ट दोनों साइड से। तो अगर हम कुछ स्पेस लेफ्ट साइड से छोड़ना चाहते हैं तो उसको लेफ्ट मार्जिन कहेंगे, अगर टॉप से छोड़ना चाहते हैं तो उसको टॉप मार्जिन कहेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बॉडी लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 70 लिख दिया, तो ये लेफ्ट से 70 स्पेस 70 पिक्सेल्स के बराबर एक स्पेस छोड़ देगा और उसके बाद लिखना शुरू कर देगा। मार्जिन की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। अगर हम कोई टॉप से ब्लैंक एरिया छोड़ना चाहते हैं तो उसको टॉप मार्जिन बोलते हैं। तो जैसे इसमें लिखा बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 50, तो टॉप से वो 50 छोड़ देगा, लेफ्ट से वो 70 छोड़ देगा, उसके बाद फिर टेक्स्ट लिखना शुरू होगा। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या करता है कि जैसे हम बीजी कलर लगा रहे थे तो वो बैकग्राउंड में हम कलर लगा रहे थे, अगर हम कोई पूरी पिक्चर डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो उसके लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखा है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू, जो फाइल का नाम है वो पूरा दे सकते हैं, जैसे computer.jpg नाम की फाइल मैंने दे दी तो जो भी इसमें बना हुआ होगा वो बॉडी में हमारी दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना, यानी कि पूरे पेज पे आने लगेगा। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये computer.jpg दिया, इसका मतलब ये इसका पार्शियल एड्रेस है, यानी कि जो हमारी HTML की फाइल है और ये फाइल दोनों एक जगह पर पड़े होने चाहिए, तब तो इस तरह से एड्रेस काम कर जाएगा। लेकिन मान लो हमारी HTML की फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और हमारी पिक्चर फाइल कहीं कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है डी ड्राइव में, तो उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा कि डी ड्राइव में पड़ी हुई है, वाल के अंदर पड़ी हुई है, पिक के अंदर पड़ी हुई है, फिर computer.jpg। तो ये कंप्लीट एड्रेस कहलाता है और ये पार्शियल एड्रेस कहलाता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो इसके बाद आते हैं हेडिंग्स इन HTML। अब कुछ हेडिंग टैग होते हैं हमारे यहाँ HTML में, 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक। प्री डिफाइंड स्टाइल्स है ये लिखने की, यानी कि पहले से HTML ने कुछ ऐसी डिज़ाइन बना रखी है, जैसे तुमने देखा होगा MS वर्ड करते हैं तो उसमें ए बना हुआ आता है, वर्ड आर्ट से कुछ 8-10 तरह की स्पेशल टाइप की डिज़ाइन आ जाती है, उनमें लिख देते हैं तो अलग तरह का दिखाई देता है। वो इसी तरह से उन्होंने हेडिंग टैग बनाया गया HTML में, H1 से लेकर के H6 तक। H1 जो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग लेवल है, अगर H1 से हम क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे बड़ी दिखाई देगी, और H6 सबसे छोटा है, H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग लेवल, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6 जिसकी हमें ज़रूरत हो तो उतनी हेडिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें 6 हेडिंग की ज़रूरत है तो हम 6 यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें लगता है केवल H1 चाहिए तो H1 यूज़ कर सकते हैं, केवल H5 चाहिए तो H5 यूज़ कर सकते हैं, जो हेडिंग लेवल चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। बस स्टार्ट इतना याद रखना कि H1 से शुरू होगा, उसके अंदर जो भी लिखेंगे और लास्ट में H1 से बंद कर देंगे, तो उतना हिस्सा वो हेडिंग लेवल 1 कहलाएगा, जो भी कुछ लिखेंगे। अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट हेडिंग टैग का, यानी कि हम उसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट में लाना है वो पेज के, या बीच में लाना है वो तो सेंटर, अगर राइट साइड में लाना है तो राइट। तो इस तरह से इसके 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे H1 लिखा फिर स्पेस दिया, फिर अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट लिख दिया,
फिर उसके अंदर जो भी कुछ लिखना है वो लिखा और हेडिंग टैग H1 बंद कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे H1 अलाइन इक्वल टू राइट किया है, H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर किया है, तो हम तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही अलाइनमेंट यूज करेंगे। जैसे H1 में अगर लेफ्ट यूज कर लिया तो लेफ्ट ही रहेगा वो, ये नहीं कि H1 अलाइन इक्वल टू लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा सेंटर लिख दें, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट फिर अलाइन इक्वल टू राइट, ऐसा नहीं लिख सकते एक में। तो एक बार में एक ही अलाइनमेंट काम करेगा। जैसे H1 में मान लो तुमने लेफ्ट ले लिया, H2 चाहिए तो मान लो तो राइट कर सकते हो उसको। तो इस तरह से एक बार में एक ही टैग यूज किया जाए। इसके बाद एक होता है बी आर टैग। बी आर टैग क्या होता है कि ब्लाइंड ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक एम्प्टी टैग है, ये हम पहले बता चुके थे। तो बी आर ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेक करने के लिए अगर हम कोई बहुत बड़ा मेटल मान लो लाइन लिख के चले आए, तो वो HTML की खासियत है कि वो लाइन को ब्रेक नहीं करता और सीधे आगे चलाते चला जाएगा राइट साइड में। तो अगर हम चाहते हैं कि इस फुल स्टॉप के बाद या यहाँ के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, तो हमें लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग लगाना पड़ेगा। अगर जैसे HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज परफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अगर ये हम बी आर टैग ना लगाए तो ब्राउजर पर देखने पर ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी, यानी लैंग्वेज के बाद इट दिखाई देगा और अंडरस्टैंड के बाद फिर इट दिखाई देगा। इट इज परफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तब एक ही लाइन में पूरा। अब ये हमको 3 लाइन में चाहिए तो हमने पहले बी आर लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो लाइन आगे आ जाएगी, या किसी लाइन से पहले लगा देंगे तो वहाँ पर बी आर हो जाएगा, वो कोई समस्या नहीं। जहाँ पर तुम बी आर चाहते हो वही लगा, उसके आगे बाद वो ब्रेक लाइन होगी। इसके बाद आता है पी टैग। पी टैग किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए होता है। कोई हमें लगता है कि ये पैराग्राफ लिखना चाहते हैं हम इतना पूरा, उसमें पैराग्राफ वो होता है जिसमें बिना एंटर मारे कोई चीज़ लिखी जाती है, जिसमें एंटर का यूज नहीं किया जाता, वो पैराग्राफ कहलाता है। जैसे तुमने एंटर का यूज कर लिया कहीं पर भी तो वो पैराग्राफ खत्म हो गया, उसका मतलब ये होता है, यानी पैराग्राफ इज एंड। तो पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ लिखा उसमें अंदर हमने यूज किया, उसके पैराग्राफ के अंदर हम कोई भी टैग यूज कर सकते हैं जो चाहें, चाहे हम बी आर टैग यूज करना चाहें, चाहे H1 टैग यूज करना चाहे, जो टैग चाहें वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अब पैराग्राफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैराग्राफ का एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब पैराग्राफ में लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में चाहिए तो राइट में कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए सेंटर में कर सकते हैं। मान लो 8-10 लाइन का पैराग्राफ होता है, तुमने इंटरनेट पर देखा होगा, कभी कभी वो पिक्चर के बीच में दिखाई देता है, कभी कभी साइड में दिखाई देता है, कभी राइट से। तो हम उस पूरे पैराग्राफ को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर से। तो पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, उसके बाद पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, वो लेफ्ट अलाइन चलेगा और लास्ट में जाकर के पी टैग बंद कर देंगे तो वहां तक चलेगा। इसके बाद आता है फॉन्ट टैग, सबसे ज़्यादा काम का टैग है। फॉन्ट टैग क्या करता है कि फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट का साइज बदल सकता है, उसकी स्टाइल बदल देता है लिखने की, और उसका कलर बदल सकता है। 3 काम कर सकता है। साइज जो होता है वो 1 to 7 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली होता है। जैसे फॉन्ट साइज हमें बदलना है, तो फॉन्ट साइज बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यह लिखा हमने फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5, SIZE, साइज इज इक्वल टू 5, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लास्ट में फॉन्ट टैग बंद करेंगे। तो ये लिखा हुआ जो मैटर है, टेक्स्ट कैन बी चेंज, टेक्स्ट साइज कैन बी चेंज, ये 5 के साइज से लिखा जाएगा। उसके बाद आता है चेंजिंग द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को हम अगर चेंज करना चाहें तो कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू। अब ये टेक्स्ट कलर से चेंज हो जाएगा और ये फॉन्ट, यानी जहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा उसका कलर अब ब्लू होने लगेगा। ऐसी चेंजिंग द स्टाइल, स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, फेस एट्रीब्यूट होता है इसके लिए, फेस एट्रीब्यूट यूज किया जाता है उसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे फॉन्ट फेस इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन, या जो भी हम देना चाहें, एरियल देना चाहते हैं, कॉमिक सेंस हमें देना चाहते हैं, बहुत सारे इसमें फॉन्ट होते हैं। तो फॉन्ट फेस इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉन्ट का नाम दे देंगे, यहाँ पर भी बंद कर देंगे, तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल टेक्स्ट जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लास्ट में फॉन्ट टैग बंद कर देंगे। तो इस तरह से फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, तो फेस एट्रीब्यूट, एक साइज एट्रीब्यूट और कलर एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट से हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर एट्रीब्यूट से कलर चेंज कर सकते हैं, और फेस एट्रीब्यूट से स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
अब इतना सब हम तुमको करा के दिखाते हैं इसमें। जैसे कल एक हमने फाइल बनाई थी, आपको बताया था, ये फर्स्ट और HTML हमने फाइल बनाई थी, बॉडी का हमने थोड़ा सा बेटा लिखा था। अब इसमें हम बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट हमें यूज करके दिखाते हैं। जैसे बॉडी BG कलर, जो बॉडी का BG कलर यूज करते हैं, इक्वल टू रेड, लोगो उसमें लिखा मैंने इसको। अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फाइल खोली मैंने दोबारा से, तो अभी देखो ऐसा आ गया। दिस इज भाई, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, रेड हो गया। अब दूसरा इसमें दिया था बॉडी का एट्रीब्यूट टेक्स्ट इज इक्वल टू मालूम मैंने दिया है ब्लू। टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लू दे दिया, तो अब ये ब्लू हो जाएगा। ये कलर होगा ब्लू दिखाई ना। इसके बाद थी एक टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन, तो हम यहाँ दे देते हैं, जैसे मैंने दिया टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 70 और लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 50। सेव किया, यहाँ पे उसने ऊपर से 70 छोड़ दिया, लेफ्ट से उसने 50 छोड़ दिया, तो ये लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन हो गया। तीसरी चीज़ में बताई थी हमने लिंक। अब लिंक हम यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे मैंने वहाँ यहाँ लिखा HTML, तो देखो HTML से रिलेटेड की बहुत सारी फाइलें आ गई। अब ये सब लिंक है, इनका कलर कैसा आ रहा है, ब्लू, सबका कलर ब्लू है। मालूम मैंने ये वाली खोली पहले HTML ट्यूटोरियल W3C, तो उससे जब मैं क्लिक करूँगा तो फ्रैक्शन सेकंड के लिए हो सकता है तुम्हें दिखाई भी ना दे, ये लिंक एक्टिव हो गई, उसका कलर लाल हुआ ऊपर निश्चित, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब ये हमने विजिट कर लिया, यहाँ पर देख लिया खूब अच्छी तरह, इसके जो काम था वो कर लिया। अब ये वापस ये बैक बटन आ रहा है, ये वाला, ये इसको क्लिक किया हमने बैक। अब बैक करने पर देखो उसका कलर बदल गया, अब ये बैगनी कलर की हो गई, यानी पर्पल कलर की हो गई। ठीक है ना, तो ये विजिटेड लिंक है, ये वाली इस समय लिंक है, ये वाली इस समय लिंक है, ये विजिटेड लिंक है। और किसी पर हम क्लिक कर देंगे उस समय के लिए वो एक्टिव लिंक होगी, उसका कलर रेड होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है इस समय। तो इस तरह से इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर के लिए कोई हमें जैसे सैम्पल पिक्चर दे रखी है, मान लो हमारा ये है, हमें ये वाली पिक्चर कोई बैकग्राउंड में लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक, प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये एड्रेस लिखा होता है उसका, सी यूज़र, इस तरह से लिखा हुआ है सी यूज़र, इसको कॉपी कर लेंगे, इसका नाम है डेजर्ट, लिखा हुआ है डेजर्ट, और JPG एक्सटेंशन लिखा हुआ है इसका यहाँ पर। तो इस एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यानी फाइल को हम ढूंढ लेंगे पिक्चर कहाँ पर है, फिर वो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ओके किया इसको, वापस हम HTML की फाइल में पहुँचे। तो अब हम बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे, अब हम बैकग्राउंड लगाएंगे, BG कलर हटा देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये डबल कोट्स लगाया, डबल कोट्स में हमने ये एड्रेस लिख लिया इसका। अब यहाँ पर फाइल का नाम था डेजर्ट .jpg, वो लिख देंगे, फिर यहाँ डबल कोट्स बंद। ठीक है, तो हमने कॉपी करके यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड में, और यहाँ पर फाइल का नाम था वो अलग से हमने टेक्स्ट लगा के लिख दिया। अब उसको सेव करते हैं, पीछे देखो बैकग्राउंड आ लगा, तो अब पूरी पिक्चर बैकग्राउंड में आ गई। यानी कि हम चाहे तो BG कलर भी डाल सकते हैं, चाहे तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इतने टैग थे, मार्जिन था, लिंक कलर, बॉडी, बैकग्राउंड, टेक्स्ट हो गया। अब अगला आता है ये हेडिंग लेवल। तो हेडिंग बताते हैं, देखो तुम्हें हेडिंग लेवल में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा कोई
क्या लिखा मैंने, H1, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, हेडिंग लेवल 1, और यहाँ पर फिर H1 कह रहा हूँ उसको बंद कर दें। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सभी हेडिंग लेवल लेके दिखा देता हूँ। तो बदल लेता हूँ जल्दी को, ये H2 कर लिया, H3 कर लिया, H4, H5 कर लिया, ये H6 कर लिया, इसको बदल देते हैं, 2, 3 कर लिया, 4 कर दिया इसको, 5 कर लिया, ये 6 कर लिया। इस तरह से यहाँ भी बदलना पड़ेगा ना, तो H1, H2, H3 हो गया, 4, 5 और ये 6। सेव किया इसको, सेव करने के बाद हमने इसको डिस्प्ले चलाया, अंतर आ गया। जो हेडिंग लेवल 1 था वो सबसे बड़ा था, हेडिंग लेवल 2 है वो उससे छोटा है, हेडिंग लेवल 3 है वो उससे भी छोटा है, 4 उससे भी छोटा है, 5 उससे भी छोटा है, 6 उससे भी छोटा है, छोटे छोटे चले गए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो स्टाइल होती है उसकी वो है पहले से जो बनी हुई प्री डिफाइंड स्टाइल। अब उसमें हमने क्या बताया था कि हम अलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमने इसको अलाइन किया इक्वल टू सेंटर, CENTER, सेंटर की स्पेलिंग ध्यान रखना, CENTER होती है। अब इसका अलाइन किया, मान लो मैंने इसको कर दिया राइट, लेफ्ट हम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेफ्ट बाई डिफॉल्ट होता है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया, इसमें हम अलाइन इक्वल टू राइट, सबको बदल दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ, हेडिंग लेवल 1 सेंटर मारा, हेडिंग लेवल 2 राइट में आ रहा, हेडिंग लेवल 3 लेफ्ट में आ रहा, हमने कुछ लिखा ही नहीं था इसलिए लेफ्ट में आ रहा। फिर हेडिंग लेवल 4 इधर आ गया, फिर हेडिंग लेवल 5 राइट में आ गया, और हेडिंग लेवल 6 में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया था इसलिए वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में। तो हम किसी भी हेडिंग को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इसमें हेडिंग लेवल 1 लिखा जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए, जैसे मान लो क्या लिख दिया मैंने, HTML डॉक्यूमेंट, तो HTML डॉक्यूमेंट को दिखाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम अपनी मर्जी से। इसके बाद आता है अलाइन एट्रीब्यूट, हमने बता दिया BR टैग। BR टैग में क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये लाइन लिखी, ठीक है, अब हम इसको जब देखेंगे तो क्या होगा कि एक ही लाइन में दिखाई दे रही है, एक ही लाइन में आ रही है, हम चाहते हैं दूसरी लाइन में है, डबल लाइन में है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एक BR टैग लगाना है, क्योंकि बिना BR के अगर मान लो मैं यहाँ एंटर भी लगा दूंगा तब भी जो है ये एक ही लाइन में आएगी, एक ही लाइन में आएगा, यानी कि उसको कोई असर नहीं है। आप 3 लाइन यहाँ लिखो, लिखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर BR लगाएंगे जैसे तो ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा, 2 लाइन हो गई, इसको चलो 2 लाइन में पहुँच गए। ओके, इसके बाद आता है P टैग। तो P टैग के अंदर हम कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, हमने कोई भी जैसे पैराग्राफ यहाँ पे लिखा, P टैग किया, मान लो हमने इसका अलाइन भी सेट कर दिया, अलाइन इक्वल टू सेंटर, हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया HTML लैंग्वेज
it is markup language एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिखते चलेंगे जो भी मैटर कुछ भी, ठीक है। तो हम जो भी मैटर से लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। लास्ट में हम जहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं वो पी टैग हमें लगा दें। अब देखो उसमें क्या हुआ, ठीक है। ये आगे चलता चलेगा पूरा पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ लिख रहा है, सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो समस्या ही नहीं है इस तरह की। यहाँ पर मैंने स्क्रीन टाइप बंद कर दिया, अलाइन एट्रीब्यूट से यूज किया था इसमें। इसके बाद आता है तो फॉन्ट एट्रीब्यूट। अभी फॉन्ट एट्रीब्यूट हमने यूज किया, इसके हमने 3 एट्रीब्यूट बताए थे। एक तो साइज बताया था, साइज की वैल्यू दे दी मैंने 6। एक बताया था कलर, कलर दे दिया मालूम मैंने रेड। और एक बताया था फेस, फेस मैंने दे दिया मान लो कॉमिक सैंस MS नाम का एक फॉन्ट होता है, मैंने यहाँ लगा दिया। क्या लिख दिया ये इसने, एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट टैग, कुछ भी लिख सकते हो हम। तो यहाँ पर हमने फॉन्ट टैग बंद कर दिया, इसको सेव कर दिया। एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट टैग लाल कलर का आ रहा, बिल्कुल अलग आ रहा। एक टैग और होता है, जैसे मान लो हम इसको सेंटर में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक सेंटर टैग यूज कर सकते हैं, सेंटर। और इसके बाद में हम सेंटर टैग बंद कर सकते हैं, केवल सेंटर होता है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता। एक ही टैग उन्होंने अलग से दिया हुआ, वो है सेंटर। सेंटर में आगे पीछे उसी से, ठीक है। तुमने एक चीज़ और बताता हूँ, तुमने देखा होगा कभी तो टीवी पे नीचे की तरफ कुछ घूमता हुआ है एक चीज़ आती है, तो उसको कैसे करते हैं। उसके लिए एक टैग होता है मार्क्यू, मार्क्यू टैग होता है। इसको यहाँ पर मार्क्यू टैग से बंद कर दिया है। MARQUE। अब ये नीचे से घूमता हुआ चलेगा, इसको राइट से निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या जहाँ पर है वहीं से रहने दो। अब इसको मान लो राइट से निकालना चाहते हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए पी टैग लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ अलाइन इज इक्वल टू राइट करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में यहाँ पर पी टैग बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि पैराग्राफ में आ जाएगी वो चीज़, अब वो राइट से चलेगा, राइट से चलता हुआ वो दिखा रहा है। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया, करके भी दिखाया, HTML के एट्रीब्यूट दिखाए, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स बताए हमने आपको, हेडिंग बताया, उसके एट्रीब्यूट्स बताए, BR टैग बताया, पैराग्राफ टैग बताया और फॉन्ट टैग बताया, जिनका आके हमने करके भी दिखाया, इनका एग्जाम्पल दे के भी दिखाई, HTML की कोडिंग करके भी दिखाई। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।